गोरखा एक शांति प्रिय कम्युनिटी है, हमेशा वो शांति के लिए लड़ा है, देश के लिए लड़ा है, देश के लिए आवाज लड़ा है, हमेशा उसका अवदान है। तो हामी तपाईहरुलाई फेरि पनि हाम्रो दिल्लीको कार्यक्रम मोटामोटी अझै 4-5 दिन 10 दिन चल्नेछ र जे अपडेटहरू हुँदै जानेछ हामी हजुरहरुलाई अवगत गराउनेछौँ। धन्यवाद। नमस्कार, हामी भारतीय जनता पार्टी दार्जिलिङ हिल्स शाखाबाट अहिले भर्खरै तपाईलाई सागर पोखरेलज्यूले भने जस्तै हामी विभिन्न केन्द्रीय मन्त्री टोलीहरूलाई भेट्नको निम्ति र हाम्रा बहुप्रतीक्षित जो माग छ त्यो पेन्डिङ रहेकोले तर 24 को इलेक्सन नजिकै आएकोले गर्दाखेरि हामी दिल्लीमा छौं र अहिले म तपाईको बसेको छु श्री बागज्यूको अफिसमा। उहाँ सुप्रिम कोर्टका अधिवक्ता हुनुहुन्छ र धेरै पोलिटिकल पार्टीका उहाँ लिगल एडभाइजर पनि हुनुहुन्छ र हामीलाई पनि मार्गदर्शन उहाँले गर्नुहुँदैछ र उहाँलाई हामी एक दुई शब्द हाम्रो माग संवैधानिक विचार के कसो छ भनेर उहाँलाई हामी राख्नेछौँ। सर नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, आपका नाम और थोड़ा परिचय अगर जनता को आप दे देते हैं। जी, मैं एडवोकेट आर बाग हूँ। आई एम प्रैक्टिसिंग लॉयर इन सुप्रीम कोर्ट और देश के तमाम इश्यूज के लिए मैं काम करता हूँ, मानव अधिकार के लिए। इससे पहले मैं 17 घंटे का लीगल एडवाइजर भी रह चुका हूँ। आपको तो पता ही होगा कि पश्चिम बंगाल को बाइफरकेट करके गोरखालैंड का इशू जो है वो हमारा कई सालों से 100 सालों से चल रहा है। तो इसमें आपका क्या कहना है? कानून के तरीके से, कानून के हिसाब से ये वायबल है नहीं है? सिर्फ हम लोग रास्ते में चिल्लाने से होगा? हम लोग एमपीपी दे दिए हैं, तो लीगैलिटी क्या कहता है गोरखालैंड के हिसाब से आपके साथ? पहले तो आप लोग जो डेलीगेशन यहाँ आए, आपका स्वागत है और दिल की गहराई से आप लोगों का मैं आभार प्रकट करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप लोगों ने इस सल के साथ और टोपी पहना के जो गोरखाओं का ताज है और उसी से ही जुड़ा है कि उसका जो पहचान है, हर आदमी का जब पैदा होता है धरती पे तो उसका पहचान को लेकर पैदा होता है। ये यूनिटी इन डायवर्सिटी वाला कंट्री है, ये सनातन संस्कृति बहुत आदिकाल से चलता है। वहाँ पे आपको गई भाषा, प्रांत, उनका पहचान, ये पहचान का भी सवाल है। भारत की आजादी से पहले गोरखा का एक यूनिक लाइफस्टाइल है और दूसरी तरफ कि अगर मानिक सर की भाषा में अगर कहा जाए तो उनका कहना था कि दो जो अगर मौत को नहीं डरता है तो दो आदमी, एक तो झूठ बोल रहा है, नहीं तो वो गोरखा है। और गोरखाओं का इस धरती, इस मिट्टी के लिए, मां भारती के लिए उनका अवदान, उनका त्याग, उनका समर्पण सबको पता है। इस तरह से उन्होंने कुर्बानी दिया, कारगिल वॉर से लेकर अंग्रेजों के साथ, बहुत बड़ा होता है। दूसरी बात है, ये कल्चरल क्वेश्चन है, सांस्कृतिक जो सवाल है, भाषा को लेकर, उनका रहन सहन, खान पीन, जगह सबको लेकर है। तो इस धरती में ऐसा नहीं है कि नहीं बना है। बाइफर्केशन करके तेलंगाना बना, उसके बाद बाइफर्केशन करके यहाँ पे गुजरात बना है, अभी रिसेंटली आपका उत्तराखंड बना है, तेलंगाना बन के फिर आपका झारखंड बना है। तो ये अभी उत्तर प्रदेश को 4 हिस्से में बांटने का बहन मायावती जी का भी ये था कि एक डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के तहत उसको अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन, खास करके जो हिली एरिया की बात हम लोग कर रहे हैं, ये गोरखालैंड जिसको कह रहे हैं हम लोग, जिसको मेरा भी एक ड्रीम है कि उसको स्विट्जरलैंड बनाना है। स्विट्जरलैंड वो तो खैर ममता दीदी का भी सपना था, लेकिन सपना ही रह रहा है। मैं उनके सपने के बारे में नहीं जाऊंगा, मुझे मेरे सपने के बारे में पता है, क्योंकि मैं दोगला आदमी नहीं हूँ। मैं वोट के लिए राजनीति नहीं करता हूँ। किसके अस्मिता के साथ, किसके भाषा के साथ, किसके प्रांत के साथ, किसके पहचान के साथ मैं खिलवाड़ करना मुझे पसंद नहीं है। और सबसे इससे महत्वपूर्ण जो मैं जिस विषय के लिए मैं कह रहा था, जिस बात को मैं कह रहा था कि यहाँ पर गोरखाओं का अवदान है, संदिग्ध नहीं है। अगर यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की बात हम कर रहे हैं इस देश में, तो उसी के तहत एक पहचान बनता है, भाषा है। तो स्टेटहुड का जो एप्लीकेशन होता है, जिस आधार पे 1947 से लेकर जितने बैकवर्ड हुए, गोवा से लेकर और भी स्टेट बनी हुई है, वो सारे कंडीशन को गोरखालैंड फुलफिल कर रहा है। तो ये संवैधानिक जायज मांग है, कानूनी रूप से जायज मांग है, कोई नाजायज मांग नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि इतने सालों से देश में सिर्फ गोरखा ही ऐसा क्यों फील कर रहे हैं कि वो उनके साथ अन्याय हो रहा है? भारत सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत आगे बढ़ रहा है, ठीक है,
और वो ये भी दावा कर रहे हैं कि उनके अगले टर्म में इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बनेगा। लेकिन हमको क्या फील हो रहा है गोरखाओं को कि इंडिया इतना आगे पहुंच रहा है लेकिन हम वहीं के वहीं अटके हुए हैं। अभी भी दूसरे दर्जे के नागरिकता के हिसाब से देखा जाएगा। अभी हम दिल्ली में हैं, ये टोपी पहन के जब हम रास्ते में निकलते हैं तो 80% लोग यही हमको क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई साहब क्या आप नेपाल से हो। तो इसका आंसर हम लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली कैसे दे सकते हैं कि ये टोपी हम पहन के जो चल रहे हैं ये हमारे दादा परदादाओं से चला आ रहा टोपी है और हम भारतीय हैं। ये टोपी पहन के हम भारतीय हैं, इसको फुलफिल करने का क्या हम कुछ नाजायज चीज मांग रहे हैं या क्या? हमको भी समझ में नहीं आ रहा है। इसको क्लियर कर चुका हूँ स्पष्ट सरल भाषा में कि ये संवैधानिक जायज मांग है। दूसरी बात, यहाँ पे धोती पहनने वाले लोग भी कलर्स हैं, पहचान अलग है। उसके बाद आप सिख भाई हैं, आप देखिए धर्म के उनका अलग पहनावा है, कोई बुर्का पहन रहा है, तो टोपी के साथ किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। ये पहचान है। कोई टर्बन पहन रहा है, यही तो है विभिन्नता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो ये सवाल लेके अभी फिलहाल जो जहां तक सैकड़ों साल से ये मांग आ रही है, हम लोगों के सामने भी है। अगर यहाँ पे अगर पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर एक देश का नागरिक होने के नाते, एक लॉयर्स होने के नाते, एक एक्टिविस्ट होने के नाते। नमस्कार, हामी भारतीय जनता पार्टी दार्जिलिङ हिल्स शाखाबाट अहिले भर्खरै तपाईँलाई सागर पोखरेलज्यूले भने जस्तै हामी विभिन्न केन्द्रीय मन्त्रीय टोलीहरूलाई भेट्नको निम्ति र हाम्रा बहुप्रतीक्षित जो माग छ त्यो पेन्डिङ रहेकोले तर 24 को इलेक्सन नजिकै आएकोले गर्दाखेरि हामी दिल्लीमा छौं र अहिले म तपाईको बसेको छु श्री बागज्यूको अफिसमा। उहाँ सुप्रिम कोर्टका अधिवक्ता हुनुहुन्छ र धेरै पोलिटिकल पार्टीका उहाँ लिगल एडभाइजर पनि हुनुहुन्छ र हामीलाई पनि मार्गदर्शन उहाँले गर्नुहुँदैछ र उहाँलाई हामी एक दुई शब्द हाम्रो माग संवैधानिक विचार के कसो छ भनेर उहाँलाई हामी राख्नेछौँ। सर नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, आपका नाम और थोड़ा परिचय अगर जनता को दे देते हैं। जी, मैं एडवोकेट आरफ बाग हूँ। आई एम प्रैक्टिसिंग लॉयर इन सुप्रीम कोर्ट और देश के तमाम इश्यूज के लिए मैं काम करता हूँ, मानव अधिकार के लिए। इससे पहले मैं 17 घंटे का लीगल एडवाइजर भी रह चुका हूँ। आपको तो पता ही होगा कि पश्चिम बंगाल को बाइफरकेट करके गोरखालैंड का इशू जो है वो हमारा कई सालों से 100 सालों से चल रहा है। तो इसमें आपका क्या कहना है? कानून के तरीके से, कानून के हिसाब से ये वायबल है नहीं है? सिर्फ हम लोग रास्ते में चिल्लाने से होगा? हम लोग एमपीपी दे दिए हैं, तो लीगैलिटी क्या कहता है गोरखालैंड के हिसाब से आपके साथ? पहले तो आप लोग जो डेलीगेशन यहाँ आए, आपका स्वागत है और दिल की गहराई से आप लोगों का मैं आभार प्रकट करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप लोगों ने इस सल के साथ और टोपी पहना के जो गोरखाओं का ताज है और उसी से ही जुड़ा है कि उसका जो पहचान है, हर आदमी का जब पैदा होता है धरती पे तो उसका पहचान को लेकर पैदा होता है। ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला कंट्री है, ये सनातन संस्कृति बहुत आदिकाल से चल रहा है। वहाँ पे आपको गई भाषा, प्रांत, उनका पहचान, ये पहचान का भी सवाल है। भारत की आजादी से पहले गोरखा का एक यूनिक लाइफस्टाइल है और दूसरी तरफ पे कि अगर मानिक सर की भाषा में अगर कहा जाए तो उनका कहना था कि दो जो अगर मौत को नहीं डरता है तो दो आदमी, एक तो वो झूठ बोल रहा है, नहीं तो वो गोरखा है। और गोरखाओं का इस धरती, इस मिट्टी के लिए, मां भारती के लिए उनका अवदान, उनका त्याग, उनका समर्पण सबको पता है। जिस तरह से उन्होंने कुर्बानी दिया कारगिल वॉर से लेकर अंग्रेजों के साथ, बहुत बड़ा होता है। दूसरी बात है, ये कल्चरल क्वेश्चन है, सांस्कृतिक जो सवाल है, भाषा को लेकर, उनका रहन सहन, खान पीन, जगह, सबको लेकर है। तो इस धरती में ऐसा नहीं है कि नहीं बना है। बाइफर्केशन करके तेलंगाना बना, उसके बाद बाइफर्केशन करके यहाँ पे गुजरात बना है, अभी रिसेंटली आपका उत्तराखंड बना है, तेलंगाना बन के फिर आपका झारखंड बना है। तो ये अभी उत्तर प्रदेश को 4 हिस्से में बांटने का बहन मायावती जी का भी ये था, एक डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के तहत उसको अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन, खास करके जो हिली एरिया की बात हम लोग कर रहे हैं, ये गोरखालैंड जिसको कह रहे हैं हम लोग, जिसको मेरा भी एक ड्रीम है कि उसको स्विट्जरलैंड बनाना है। स्विट्जरलैंड का वो तो खैर ममता दीदी का भी सपना था, लेकिन सपना ही रह रहा है। मैं उनके सपने के बारे में नहीं जाऊंगा, मुझे मेरे सपने के बारे में पता है, क्योंकि मैं दोगला आदमी नहीं हूँ। मैं वोट के लिए राजनीति नहीं करता हूँ,
किसके अस्मिता के साथ, किसके भाषा के साथ, किसके प्रांत के साथ, किसके पहचान के साथ मैं खिलवाड़ करना मुझे पसंद नहीं है। और सबसे इससे महत्वपूर्ण जो मैं जिस विषय के लिए मैं कह रहा था, जिस बात को मैं कह रहा था कि यहाँ पर गोरखाओं का अवदान है, संदिग्ध नहीं है। अगर यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की बात हम कर रहे हैं इस देश में, तो उसी के तहत एक पहचान बनता है, भाषा है। तो स्टेटहुड का जो एप्लीकेशन होता है, जिस आधार पे 1947 से लेकर जितने बैकवर्ड हुए, गोवा से लेकर और भी जो स्टेट बनी हुई है, वो सारे कंडीशन को गोरखालैंड फुलफिल कर रहा है। तो ये संवैधानिक जायज मांग है, कानूनी रूप से जायज मांग है, कोई नाजायज मांग नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि इतने सालों से देश में सिर्फ गोरखा ही ऐसा क्यों फील कर रहे हैं कि वो उनके साथ अन्याय हो रहा है? भारत सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत आगे बढ़ रहा है, ठीक है, और वो ये भी दावा कर रहे हैं कि उनके अगले टर्म में इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बनेगा। लेकिन हमको क्या फील हो रहा है गोरखाओं को कि इंडिया इतना आगे पहुंच रहा है, लेकिन हम वहीं के वहीं अटके हुए हैं। अभी भी दूसरे दर्जे के नागरिकता के हिसाब से देखा जाएगा। अभी हम दिल्ली में हैं, ये टोपी पहन के जब हम रास्ते में निकलते हैं तो 80% लोग यही हमको क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई साहब क्या आप नेपाल से हो? तो इसका आंसर हम लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली कैसे दे सकते हैं कि ये टोपी हम पहन के जो चल रहे हैं, या हमारे दादा परदादाओं से चला आ रहा टोपी है और हम भारतीय हैं, ये टोपी पहन के हम भारतीय हैं, इसको फुलफिल करने का क्या हम कुछ नाजायज चीज मांग रहे हैं या क्या? हमको भी समझ में नहीं आ रहा है। इसको क्लियर कर चुका हूँ स्पष्ट सरल भाषा में कि ये संवैधानिक जायज मांग है। दूसरी बात, यहाँ पे धोती पहनने वाले लोग भी कलर्स हैं, पहचान अलग है। उसके बाद आप सिख भाई हैं, आप देखिए धर्म के उनका अलग पहनावा है, कोई बुर्का पहन रहा है, तो टोपी के साथ किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। ये पहचान है। कोई टर्बन पहन रहा है, यही तो है विभिन्नता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो ये सवाल लेके अभी फिलहाल जो जहां तक सैकड़ों साल से ये मांग आ रही है, हम लोगों के सामने भी है। अगर यहाँ पे अगर पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर एक देश का नागरिक होने के नाते, एक लॉयर्स होने के नाते, एक एक्टिविस्ट होने के नाते